आज हम बात करते हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री की। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अ सराउंडिंग। फर्स्टली देखते हैं कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर कहते हैं। कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग में जिसका कुछ मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। पार्टिकल्स के बने तो ऑब्वियसली उनका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। वी कैन आइदर सी, टच, टेस्ट और फेल देम। हम मैटर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और इवन फील भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ: चेयर, सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। चेयर, इसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, सॉइल को भी, वाटर का हम टेस्ट ले सकते हैं, एयर को हम फील कर सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ? मैटर हुआ। ये सब स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ वॉल्यूम भी होता है, कुछ अपना मास है। तो ये सब हुआ मैटर। कोई भी ऐसा चीज़ हमारे सराउंडिंग में जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम मैटर बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल बेसिस पे हम मैटर के टाइप्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे सॉलिड, देन लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके फीचर्स हम देखेंगे जिनके बेसिस पे हम इनको डिफाइन करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा शेप्स एंड वॉल्यूम, देन इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन करेंगे। सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, शेप्स भी और वॉल्यूम भी। और सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होता है। जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके बीच में स्पेस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड हैज़ इंडेफिनिट शेप्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम कोई ग्लास में 5 ml वाटर ले रहे हैं तो ग्लास में वो 5 ml वाटर है, फिक्स है उसका वॉल्यूम, बट शेप उसका फिक्स नहीं है। अभी वो ग्लास शेप में दिख रहा है हमें। अगर हम उसको बाउल में रख लेते हैं, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, 5 ml ही रहेगा, बट शेप उसका चेंज हो जाएगा। That's why liquid has indefinite shapes and definite volume, and intermolecular space is moderate, and intermolecular force of attraction is also moderate. Liquid का जो intermolecular space होता है वो भी moderate होता है और force of attraction भी moderate होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस इज इनडेफिनिट शेप्स एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। इसका ना ही शेप्स फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक था, इसलिए वो सारा बॉन्डिंग उसका टूट गया। वो जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर है, बहुत अलग अलग है। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ फीचर्स हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस का। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट हम अदर स्टेट की बात करते हैं। कुछ दूसरे स्टेट्स हैं मैटर के। तो फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फर्स्ट हम प्लाज्मा को देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। वो स्टेट, मैटर का वो स्टेट जो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, जैसे मान लेते हैं कि स्पेस में कोई ऐसा गैस है, ओके, तो उस गैस को हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम उसको थोड़ा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसका हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी उसको मिलेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका कुछ स्पीड बढ़ जाएगा। फिर अगर हम उसको थोड़ा एनर्जी दिए, फिर उसको एनर्जी को बढ़ाते गए बहुत ज़्यादा एकदम सुपर एनर्जी दे दी, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिए, तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देगा, बहुत जल्दी मूव करेगा। तो उस कंडीशन में जो हम क्या कहेंगे, जब
जब वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हम दे देंगे, सुपर एनर्जी दे देंगे, उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव कर लगता है, तो हम उस समय प्लाज्मा फॉर्म होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं सन का, कि इसका एनर्जी कितना ज़्यादा है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम है एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो जो ये हाइड्रोजन और हीलियम के जो पार्टिकल्स है बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में प्लाज्मा कह सकते हैं, प्लाज्मा क्रिएट होता है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंटेन करता है स्टेट, उस कंडीशन में हम मैटर को प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं BEC, ये लगभग अपोजिट है प्लाज्मा के। The BEC is formed by cooling a gas of extreme low density about 100 of normal air to super low temperature। उसमें क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे, हाई एनर्जी दे रहे थे, बट इसमें क्या है सुपर लो टेम्परेचर, इसका जो है टेम्परेचर बहुत लो रहेगा। BEC तब फॉर्म होगा जब कोई गैस को हम कूल करेंगे, ओके। उसका जब डेंसिटी बहुत कम होगा, मतलब कि कोई नॉर्मल हवा की बात करेंगे तो नॉर्मल हवा के सैकड़े या हज़ारवां हिस्सा डेंसिटी हम रखेंगे, बहुत कम डेंसिटी में गैस प्रोवाइड करेंगे हमारे पास, उस गैस को हम कूल करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, एकदम एकदम सुपर लो टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम BEC फॉर्म होगा। BEC डिस्कवर्ड इन 1920 में ये डिस्कवर्ड हुआ था बाय एसन बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एसन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोज हुआ था, इसलिए इसका नाम BEC है। नेक्स्ट, ये तो हो गए मैटर के स्टेट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब मैटर को एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होना। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एक फेज से दूसरे फेज के कन्वर्जन जो होता है उसको हम बोलेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होना, और ये सबको हम क्या बोलेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम देखते हैं, हम जैसे पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ये टाइप्स देखे थे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा, लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, फिर गैस से अगर हम लिक्विड बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, या फिर लिक्विड से हम सॉलिड बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट लेते हैं सॉलिड, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड से अगर हम लिक्विड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जैसे आइस है उसको हम अगर वाटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फ्यूजन करना होगा, मतलब हम उसको बॉईल करेंगे तो फिर वो लिक्विड फेज में आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमें फ्यूजन करना होगा। और अगर हम लिक्विड से गैस में चेंज करना चाहते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज करना चाहेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे वेपराइजेशन। क्या करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए हम बॉइलिंग करेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड करने के लिए हम मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड, अगर हम आइस है, आइस अगर वाटर बन रहा है तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए मेल्टिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। और अगर हम लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। उसके लिए हमको क्या करना होगा, बॉईल करना होगा। उस प्रोसेस को बोले बॉइलिंग करने पे हमको गैस मिल जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं वेपराइजेशन। अब अगर हमको गैस से लिक्विड चाहिए, गैस से अगर हम लिक्विड बनाना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, उसको कूल करना होगा। गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड मिलेगा, तो उसको प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडेंसेशन। कैसे गैस से लिक्विड कैसे हम देख सकते हैं, जनरली जब इवेपोरेशन के थ्रू जो हमारा नीचे का वाटर लेवल होता है वो ऊपर आसमान में जाता है, वेपर बन के इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है। फिर वही बाद में ठंडा होके बादल के थ्रू बूंद बूंद पानी होके गिरता है। तो गैस से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, मतलब कूलिंग हुआ, उसका प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना। जब हम लिक्विड फेज से सॉलिड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा। हम उसको फ्रीज करेंगे, वाटर ले रहे हैं उसको फ्रीज में रख दे रहे हैं, फ्रीजिंग कर रहे हैं, फिर सॉलिड हो जा रहा है, मतलब आइस मिल रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। तो ये याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड के लिए फ्यूजन, लिक्विड से गैस के लिए वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए कंडेंसेशन करते हैं। नेक्स्ट
लिक्विड से सॉलिड में लाने के लिए हम सॉलिडिफिकेशन करेंगे। ये तो बात हो गई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से गैस में चेंज कर लें, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में ले आएँ, लिक्विड फेज में ना जाएं? तो ऐसा भी कुछ होता है। तो हाँ, कुछ सॉलिड ऐसा है जो ये प्रॉपर्टीज शो करता है, ये फीचर्स किसी सॉलिड में ही होता है, सप्लीमेंट्री सॉलिड होते हैं कुछ, तो वो सॉलिड से गैस में चेंज हो सकते हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में, लिक्विड फेज में नहीं आते। तो अगर हम सॉलिड से गैस में चेंज करना चाह रहे हैं या तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन, या फिर गैस से सॉलिड में चेंज हो उसको भी सब्लिमेशन ही कहेंगे। एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉलिड से गैस में चेंज होने का, देख सकते हैं जैसे कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? सॉलिड में दिखता है, जलाने के डायरेक्ट गैस बन जाता है। या फिर नैफ्थलीन बॉल्स या फिर ड्राई आइस, ये सब क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो इन सॉलिड को क्या बोलेंगे? सब्लिमेंट्री सॉलिड। सारे सॉलिड तो ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट बात करते हैं, सबकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूज़न, हम क्या देखे थे? जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे थे तो उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज टर्म्ड एज फ्यूज़न। वो फिनोमिनन जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूज़न। फॉर इंस्टेंस मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे बर्फ़ था और वो पिघला और फिर वाटर बन गया, तो आइस जो था वो सॉलिड स्टेट में था और जब वो लिक्विड फेज में आ गया, जब वाटर बना, तो ये फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? फ्यूज़न। ये दिख रहा है आइस से वाटर बन जा रहा है, तो इस प्रोसेस ये फ्यूज़न शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या था? लिक्विड फेज से गैस फेज में चेंज होना। डेफिनेशन देखते हैं। वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट। ओके, वेपराइजेशन क्या कह सकते हैं? जो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिक्विड से हम चेंज कर सकते हैं वेपर स्टेट में। एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ओके, वेपराइजेशन कर रहे हैं, अगर हम लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज कर रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा? हमें बॉइलिंग करना होगा, मतलब उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन आ जाएगा, उसका मोशन करने लगेगा इस पार्टिकल्स, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा लिक्विड से वो वेपर स्टेट में आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? वेपराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजन और वेपराइजेशन, तो हमने देखा। थर्ड वन इज सॉलिडिफिकेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। ओके, पानी से जब हम आइस बनाते हैं तो वो क्या शो करता है? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिडिफिकेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखते हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो फिनोमिनन जिसमें गैस से चेंज हो लिक्विड में, उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। फॉर इंस्टेंस, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन surface of glass containing cold water, because the water vapor present in air when comes in contact with the cold glass of water, it loses its energy and condenses to liquid state. ओके, जब हम कोई बॉटल ले रहे हैं उसमें ठंडा पानी है, ओके, तो कूल वाटर कंटेनिंग एक बॉटल नहीं है, तो देखते हैं कि उस पर ना बाहर साइड से, बाहर के सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में कुछ वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जब इस कूल वाटर बॉटल के कांटेक्ट में आते हैं तो अपना एनर्जी लॉस कर देते हैं और फिर वो इस पर लिक्विड स्टेट में फॉर्म हो जाते हैं, अपना एनर्जी लॉस कर जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं, मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट्स सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? गैस स्टेट से लिक्विड फेज में चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारा है सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन जो बात किए थे हम कि ये हर सॉलिड का फीचर्स नहीं होता, कुछ ही ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो ये फीचर्स शो करते हैं। देखते हैं सब्लिमेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली टू लिक्विड, नहीं सॉरी, यहाँ पे होगा सॉलिड। ओके,
ये हो गया हमारा सॉलिड। यहाँ पे डायरेक्टली सॉलिड होगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और यहाँ पे मिट गया, मैं लिख ही देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, the phenomenon of change of solid directly to gas or conversion of gas directly to solid without changing into liquid state is called sublimation। जब डायरेक्टली गैस से सॉलिड बनेगा और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम ड्राई आइस का, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन रहा है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा सब्लिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कंप्रेशन। When a vibrating object moves forward in air as medium, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This region is called compression। कंप्रेशन क्या होता है? दबाव, मतलब किसी चीज़ पे हम दबाव डाल रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं। तो जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो एयर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, तो हम उसको एयर को हम पुश करते हैं, पुश करते जाएंगे उसके डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक रीजन क्रिएट होगा जो हाई प्रेशर जहाँ पे रहेगा, तो उस रीजन में हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक सिरिंज लिए हैं और उसमें गैस है, ओके, तो बाहर से नहीं ये जा सकता है और ना ही अंदर से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रबर कॉर्क से टाइटली बंद कर दिया गया है। अब ये जो पिस्टन है, उसको पिस्टन को हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जैसे जैसे हम पुश करते जाएंगे पिस्टन को, क्या होगा, जो गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर था वो पास पास में आ जाएगा और उसके पार्टिकल्स पास पास में आता जाएगा। फिर जब पास में आते आते एक ऐसा स्टेट आ जाएगा जहाँ पे गैस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, गैस से चेंज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, फिर उसमें हम पिस्टन को दबा रहे हैं, एयर गैस से उसमें जब हम पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं तो जो गैस पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, वो पास में आ गए हैं प्रेशर के द्वारा, तो वो क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म हो गया। अगर हम उसको और प्रेस करेंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे और ज़्यादा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड। मतलब हम कंप्रेस करके गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। से प्रेस करके बनाया जाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या होता है, जो गैस तो है ये, बट जो सिलेंडर हमारे घर में आता है, तो किचन वर्क के लिए जो सिलेंडर हम घर पे लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो गैस होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत उसको कंप्रेस करके उसके अंदर डाला जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा हम ले सकते हैं CNG, ओके। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे LPG की बात हुआ, फिर नेक्स्ट हमारा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो ये भी क्या कंप्रेस करके ही इन लोग को बनाया जाता है। ये हमारा हो गया कंप्रेशन। तो ये आप याद रखना कि कंप्रेशन और कूलिंग दो तरीका है, ओके। कंप्रेशन और कूलिंग, ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या फिर लिक्विड से अगर हम सॉलिड में चेंज करना चाहें तो उसके लिए भी हम कंप्रेशन करेंगे या कूलिंग करेंगे। दो प्रोसेस हम मिल गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरियस टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल, बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स हैं, वेरियस टाइप्स हैं टेम्परेचर स्केल के। टेम्परेचर क्या मतलब, हीट कंटेंट को जो मापने के लिए जो क्वांटिटी बना गया है, क्वांटिटी जो बना है हीट कंटेंट को मापने के लिए, उसको ही बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मापने के लिए जो स्केल्स हैं उसके बारे में बात करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। फर्स्ट वन इज केल्विन, सेकेंड इज सेल्सियस एंड थर्ड वन इज़ फ़ारेनहाइट। तो जो थर्मामीटर है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, तो फर्स्ट हमारा केल्विन है जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होता है, तो उसके लिए हम डिनोट करते हैं के से केल्विन। के में डिग्री का यूज़ नहीं करते, केवल के ही लिखते हैं। एंड सेकेंड सेल्सियस है जिसको हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री C से डिनोट करते हैं। और फ़ारेनहाइट को डिग्री F से डिनोट करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री लगेगा। फ़ारेनहाइट जनरली जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेजर करता है, उस थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है।
तो ये तो हो गया केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात। तो अगर हमें कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन से अगर हमें चेंज करना है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे हम केल्विन की, कि कैसे हम सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, K = डिग्री C + 273। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, K = डिग्री C + 273। ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हमें दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैंने कोई टेम्परेचर लिया है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस में है। इसको अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला है K = डिग्री C + 273। इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे सेल्सियस का वैल्यू। नाउ K = 20 डिग्री सेल्सियस + 273। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया K = 293। ओके, ये वाला जो है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 से। ओके, याद रखना K = 293। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि केल्विन से सेल्सियस में चाहिए, तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है, K - 273 = डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से समझना चाहते हैं तो 293 केल्विन हमारा आया था। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि 293 केल्विन है, उसको हम सेल्सियस में लिखें। तो 293 - 273 = 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया केल्विन से सेल्सियस में। नेक्स्ट अगर हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, F = 9/5 × डिग्री सेल्सियस + 32। तो ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रखना है। बाकी तो अगर यहाँ पे सेल्सियस की जगह केल्विन में दिया हो और फ़ारेनहाइट में चाहिए तो सेल्सियस की जगह पे केल्विन में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं बात, एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे 9/5 × डिग्री की जगह पे 40 डिग्री सेल्सियस + 32। 5 8 = 40 कट गया, 9 × 8 हो गया + 32 हो गया, 72 + 32, 8 9 = 72 प्लस का 32 आया। हमारा फाइनल आंसर आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस जो था, जो सेल्सियस में 40 डिग्री था, तो वो हमारा फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब अगर हम चेंज करना चाहते हैं केल्विन से फ़ारेनहाइट में, हमें केल्विन में टेम्परेचर पता है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, केल्विन में है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो हम ले सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, केल्विन - 273 क्या था हमारा, = सेल्सियस था। तो सेल्सियस की जगह पे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, 293 केल्विन। ओके, 293 केल्विन है हमारे पास, 9/5 × केल्विन - 273। ओके, + 32, और हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है 9/5 × 293, हमारा क्वेश्चन था 293 - 273 ले लिए + 32। हमारे पास एक कैलकुलेशन करके आंसर आ गया यहाँ पे 68 फ़ारेनहाइट। मतलब जो 293 केल्विन था, तो हमारे पास केल्विन में कितना था 293, बट फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर कितना बता रहा है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का। फ़ारेनहाइट में हमें पता है, सेल्सियस में हमें चाहिए है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा बट अरेंज करना है, ट्रांसपोज करके हम अरेंज कर दिए हैं। और फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन जैसे हमारा आया था आंसर 104 फ़ारेनहाइट, इसी फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में चेंज करना चाह रहे हैं। तो पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन में, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिया, -32 इंटू में 5/9 है, फिर माइनस किए हैं तो यहाँ पे आ गया 72 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू 5/9 = डिग्री सेल्सियस। तो आ गया हमारा फाइनल आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में हमारा कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये हमने चेंज करना तो सीख लिया कि चेंज कैसे करते हैं। अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम,
जब सॉलिड मेल्ट करता है, जब सॉलिड पिघल रहा है तो उसका टेम्परेचर सेम रह जाता है. सो वेयर डज द हीट गोज़? सो वेयर डज द हीट गोज़? जो हीट है वो कहाँ चला जाता है? जब सॉलिड मेल्ट करता है तो देखते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम रह जा रहा है, तो वो हीट कहाँ जा रहा है? अगर वो पिघल रहा है, आइस है, उसको फ्रीज से बाहर निकाले, आइस बाहर रख दिए, तो बाहर का जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है? आइस पिघलने लगता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, पानी बन जाता है आइस. तो जो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है वो टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, इसकी बात करेंगे. तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट. ओके, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट है, इसी के बेसिस पे इसको पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आइस पिघल रहा था तो जो टेम्परेचर था वो सेम क्यों रह रहा था. फर्स्ट देखते हैं कि लेटेंट क्या होता है. लेटेंस मीन्स हिडन, जो हीट छुपा हुआ है. ओके, उसके बारे में बात करेंगे. तो ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस डोंट इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है या फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, जो भी चेंज अगर हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है मैटर का, तो उसको क्या बोलते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन. और जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन के समय जो हीट सप्लाई होता है सब्सटेंस को, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एसेंशियल फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन सिंस थर्मोमीटर कांट शो द हीट. ओके, क्योंकि जो हीट प्रोवाइड होता है वो किस में यूज़ हो जाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में वो हीट यूज़ हो जाता है, जो कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए थर्मामीटर शो नहीं करता उस हीट को. यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं फिगर में देख सकते हैं कि बर्नर है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. बीकर में मैंने वाटर लिया है, ग्लास स्टीरर उसमें, और एक थर्मोमीटर भी लगा हुआ है आयरन स्टैंड के साथ, वो अटैच है. थर्मामीटर रीड कर रहा है टेम्परेचर. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी ये जो वाटर दिख रहा है हमें, ये वाटर का अभी जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, 50 डिग्री सेल्सियस है. जब ये हीट करना है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. जब इसको मिल जाएगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा तो ये क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो बॉयल होगा वो अभी तक हो नहीं रहा था. 50 से हमें पता चला कि 0 से 50 हुआ, फिर 60, 80 होते होते 100. अब 100 पे ये रुक गया. अब टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है टेम्परेचर, वो थर्मामीटर शो नहीं कर रहा है, केवल 100 बता रहा है. मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो वो 100 डिग्री है, वो मिल गया उसको, तो बॉईल होने लगा वाटर. अब क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है लिक्विड से, यहाँ पे लिक्विड से चेंज हो रहा है गैस स्टेट में. इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या ये नहीं पता चल रहा है. क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि जो उसके बीच का जो पार्टिकल्स का जो फोर्स है उसको तोड़ने में वो हीट यूज़ हो रहा है. जब कम्प्लीटली गैस बन जाएगा तब हमें इंक्रीजमेंट पता चलेगा. ओके, तो इस फिगर से समझ में आ गया. तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट. ओके, इस कॉन्सेप्ट से आपको वो भी क्लियर हो गया होगा कि जब आइस पिघल रहा था, वाटर फेज में जब आ रहा था, लिक्विड फेज में चेंज हो रहा था आइस, तो उस टाइम जो आइस का क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, सारे सॉलिड का नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, बट ये आइस का बात कर रहे तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस. इस पे ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा. तो जब इसको मिल गया उतना, तो ये पिघलना स्टार्ट हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल होने लगा, तो सॉलिड से लिक्विड में आने लगा. तो उस टाइम ये शो नहीं करेगा. जब पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा तब टेम्परेचर पता चलेगा हमें इंक्रीज हो रही है नहीं. उस टाइम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो सारा हीट होता है वो उसके पार्टिकल्स के फोर्स को ब्रेक डाउन करने में लग जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है. तो ये बात हो गई हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट की. अब बात करते हैं हम लेटेंट हीट ग्राफ की. लेटेंट हीट जो हमने पढ़ा है उसको हम ग्राफ से पढ़ेंगे. क्या पढ़ा है लेटेंट हीट? कि जब हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं या फिर लिक्विड से गैस में हम अगर चेंज करते हैं,
तो उसके लिए जो हीट यूज़ होता है, जो हमें पता नहीं चलता, फोर्स ऑफ पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए जो हीट यूज़ होता है, तो उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, वो हमें पता नहीं चलता। तो उसी को हम ग्राफ से पढ़ेंगे कि ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे एनर्जी लिया है, हम एनर्जी को कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो मान लिया कि हम एक सॉलिड ले रहे हैं। ओके, ये सॉलिड हमने लिया, इसका अभी वाला जो टेम्परेचर है मान लेते हैं वो 50 डिग्री, वो है अभी 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको मेल्ट होने के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 500 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, फिर ये सॉलिड कितने पे आ जाएगा, 500 पे आ जाएगा। ओके, फाइनली जब ये यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तब भी जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कितना शो करेगा, वो 500 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा तब हमें इंक्रीजमेंट पता चलेगा। ओके, देखते हैं ग्राफ पे। जैसे ये सॉलिड हमने लिया, सॉलिड को जब हम एनर्जी दे रहे थे, जब तक इसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिला तब तक हमें इसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट दिख रहा था, मतलब इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। पर जैसे ही इसको मेल्टिंग पॉइंट मिल गया, 500 डिग्री सेल्सियस मिल गया, तो ये हमारा स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसके टेम्परेचर में चेंजेस आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो वो हीट था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था उसके पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ने में यूज़ हो गया, इसलिए हमारा स्लोप क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है। फिर जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक, तब इसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा। जब हम अगर लिक्विड से गैस में चेंज करना चाहेंगे, मान लेते हैं अब हम लिक्विड है और इसका क्या है टेम्परेचर, अभी 500 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम और हीट प्रोवाइड किए हैं, और ये हो गया यहाँ पे अभी लिक्विड 1000 हो गया। ओके, 1000 हो गया। अब तब यहाँ पे क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, फिर ये गैस में चेंज हो जाएगा, तब जो हमारा टेम्परेचर मिलेगा वो भी इतना ही मिलेगा। देखा हमने, ग्राफ से समझते हैं। लिक्विड था, लिक्विड को और हम हीट प्रोवाइड किए, जब तक इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिला तब तक क्या हुआ, इसके स्लोप में इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते फिर जब इसको बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे हमें स्लोप कांस्टेंट मिल गया, इसका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, फिर फाइनली हमें गैस मिला और फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ देखा लेटेंट हीट का, ये इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम इसको ध्यान में रखेंगे। फिर हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब सबका तो अलग अलग होगा लेटेंट हीट। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में करना चाह रहे हैं या फिर लिक्विड से फिर गैस, सॉलिड से लिक्विड का लेटेंट हीट अलग चाहिए होगा, फिर लिक्विड से गैस के लिए अलग चाहिए होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। फ्यूज़न के लिए फर्स्ट बात करेंगे, तो क्या सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट ज़रूरत होगा उसी हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस at the temperature of its melting point from the solid to the liquid state without changing temperature. Okay, टेम्परेचर चेंज नहीं होना है, बिना टेम्परेचर चेंज के सॉलिड को मेल्ट करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करते हुए लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है हमें। ओके, 1 kg सब्सटेंस हमने लिया है और उसको हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हीट कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हीट हमें चाहिए उसी हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट। तो ये हम सॉलिड के लिए देख रहे हैं, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब द टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट गैस एट द सेम टेम्परेचर। ओके, 1 kg लिक्विड है कोई, उसको हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करते हुए गैस में चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उसी हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है ये देखते हैं। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सॉलिड को हीट करना, ओके, सॉलिड को से लिक्विड में चेंज करना सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। जो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करके लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को मेल्टिंग कह रहे हैं। और बॉइलिंग क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड
टू गैस ऑन हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करके गैस में चेंज करने के प्रोसेस को बॉइलिंग कह रहे हैं। मेल्टिंग क्या था? सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करके लिक्विड में चेंज करने का प्रोसेस। और बॉइलिंग क्या है? लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करके गैस में करने के प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। दोनों बहुत कन्फ्यूजन करता है बट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है ये। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जिस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ओके, melting point is which the temperature at which the given solid start melting, and boiling point is the temperature at which the given liquid start boiling. Next, evaporation. evaporation क्या होता है वो पढ़ना है। ओके, evaporation को देखते हैं हम, जैसे ये फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक बॉइलिंग एक तरफ हो रहा है, एक तरफ evaporation हो रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस on heating at its boiling point. ओके, लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करके गैस में चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग बोलते हैं। और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। ओके, ये भी क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है बट कोई भी टेम्परेचर पे। देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है? उसमें भी चेंज सेम सिमिलरिटीज़ क्या है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में? बॉइलिंग में क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? इसमें भी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। बट डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग तब होगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो गैस में चेंज होगा। बट इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज होने लगेगा। ये हमें समझ में आया बॉइलिंग और इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये पहले भी देखा हमने। एंड इवेपोरेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। ओके, बॉइलिंग कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे ही चेंज होगा लिक्विड से गैस में, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे चेंज हो सकता है लिक्विड से गैस में। नेक्स्ट हमारा बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग क्या है? हमारा बल्क फेनोमेनन है। मतलब जब हम बॉईल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से वाटर को मिलता है तो क्या होता है? सारे पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, सारे इकट्ठा एक साथ काम करते हैं, इसलिए वो बल्क फेनोमेनन है। और इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेनन है। इसमें क्या होता है? केवल सरफेस वाले पार्टिकल्स ही मूव करेंगे और वो इवेपोरेट होंगे। ओके, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि वाटर लिया अगर हम ग्लास में, ओके, और एक थोड़ा वाटर हमने ग्लास में लिया है, फिर थोड़ा सा हमने बाउल में भी ले लिया है, तो किस में होगा ज़्यादा? सरफेस पे ऊपर का। बाउल में भी देखेंगे ऊपर का सरफेस का जो भी जितना वाटर है वो सब इवेपोरेट होने लगेगा। ग्लास में देखेंगे तो जितना ऊपर का सरफेस का पार्टिकल्स है, इसमें भी ऊपर के ही सरफेस वाला पार्टिकल्स इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा। बट बॉइलिंग में क्या होता है? सारे पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, सारे पार्टिकल्स में बॉइलिंग होने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग। इट इज़ अ विग्रस प्रोसेस। ये विग्रस प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। बट इवेपोरेशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ये बहुत धीरे धीरे मतलब शांति से इवेपोरेशन वाला प्रोसेस होता है। ये हो गया हमारा डिफरेंस बॉइलिंग और इवेपोरेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है। कैसे? ये हम देख लेते हैं कि कैसे कूलिंग कॉज करेगा इवेपोरेशन। मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ ऐसा करके बॉडी पार्ट है। ओके, ये हमारा हाथ है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे 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 पूरा स्वेट है। ओके, अब क्या है? इसको ये कूलिंग कैसे करेगा? इसको क्या चाहिए? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है? बहुत पास पास में पार्टिकल्स हैं, तो क्या इसको ना इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो हीट अगर चाहिए तो ये क्या करेगा? कहीं से भी हीट ले लेगा जहाँ से इसको मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये क्या करेगा? हमारे बॉडी हीट को ही लेके काम कर लेगा। ये हमारा हो गया बॉडी हीट। इसी को यूज़ करके और ये अपना ये जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ देगा और फिर ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा।
जब ये हीट लेके निकल गया, जब ये हीट निकल गया तो क्या हुआ हमारा, हमें कूलिंग फील हो रहा है, मतलब ठंडा फील हो रहा है। जब हमें स्वेटिंग होता है तो क्या बॉडी पे से पानी आ जाता है, फिर वो क्या करता है, हमारा बॉडी हीट को लेके जाता है, तो हीट जब कम हो जाता है तो हमें कूलिंग फील होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इवेपोरेशन कूलिंग कॉज कर रहा है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो हम फैक्टर्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट है यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, जैसे ये कपड़ा सूख रहा है, देख रहे हैं कपड़ा सूख रहा है, ये बहुत अच्छा सनलाइट है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कपड़ा जल्दी, अगर ज़्यादा अच्छे से धूप है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड स्पीड। अगर हवा का स्पीड अगर ज़्यादा है, ओके, यहाँ पे कपड़ा सूख रहा है, हवा बहुत जल्दी चल रहा है, अगर बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी होगा। क्या, जब सनलाइट ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो जो वाटर ड्रॉपलेट था वो जल्दी ऑब्जर्व हो गया। यहाँ पे हवा है, हवा तेज़ से चल रहा है तो सारे बूंदों को लेके चला जाएगा, सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, सरफेस एरिया। इवेपोरेशन हमने देखा था कि ये सरफेस फिनोमेनन है, तो अगर सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है हमारा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में कपड़ा क्या है, फैला के नहीं है, बहुत पास में। अगर हम कपड़ा फैला के, इस फर्स्ट कंडीशन में कपड़ा फैला के रखें हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे रख दिए गए हैं, फैलाए नहीं है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा, जल्दी धीरे धीरे होगा, तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, देर लग जाएगा सूखने में। तो इवेपोरेशन यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमिडिटी, मतलब नमी। तो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब नमी ज़्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से प्रेजेंट है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से ही प्रेजेंट है तो वो और क्यों चाहेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करना, वो तो और वो पानी की बूंद और तो नहीं चाहिए रहेगा उन्हें। तो इसलिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, जब नमी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉप्स ऑन बॉटल आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम फ्रीज। ओके, जब हम बॉटल को फ्रीज से बाहर निकालते हैं तो जो ड्रॉप्स आ जाते हैं उसके सरफेस एरिया पे, बाहर सरफेस पे जो ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो वो उसके बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में देखेंगे तो ये कैसे होगा कि वो सरफेस बाहर एटमॉस्फेयर में तो था ही वाटर वेपर्स, उसके बाद जो ये बॉटल को हमने बाहर निकाला तो इसके अंदर कूल आइस है। जब इतना कूल है ये कि ये क्या करेगा, अपने बाहर की जो एटमॉस्फेयर है उसको भी ये कूल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ये कूल करेगा, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, वो अपना एनर्जी लॉस कर जाएंगे। क्या वो भी क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करके इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, वो भी कूल होने लगेगा। जैसे ही कूल होगा तो वो गैस से क्या लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा, वही लिक्विड फेज में चेंज होके वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इस पर चिपक जाते हैं बॉटल पे। तो ये हमने देखा कि जब हम फ्रिज से बॉटल निकालते हैं, कूल वाटर कंटेनिंग बॉटल अगर हमने फ्रिज से निकाला है तो उसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ओके, हम गर्मी के मौसम में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनना गर्मी में ज़्यादा पसंद करते हैं हम, क्यों, उसका क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा स्किन है, ओके, और ये पसीना चल रहा है, स्वेट है, ये हमारा कॉटन क्लॉथ है, ऊपर से मैंने कॉटन क्लॉथ पहना है, तो जो ये इसका जो पोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत इजीली हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जैसे ही ये यहाँ से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, ओके, देख सकते हैं यहाँ से ये क्या किया, स्वेट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा, इवेपोरेशन ईजिली हो रहा है। ओके, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा तो क्या होगा, हमें
कूलिंग फील होगा, इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, तो इसलिए हम समर में कॉटन क्लॉथ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम कुछ दूसरा पहन लेते फिर उसका पोर्स क्या होता है, स्वेट जल्दी ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करता, फिर हमें बहुत गर्मी महसूस होता है। और जब हम कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत जल्दी स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जब जल्दी एब्जॉर्ब करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी तेज़ी से होगा, क्योंकि कॉटन क्लॉथ के थ्रू इवेपोरेशन ईजिली हो जाता है, तो फिर हमें कूलिंग फील होता है। इसलिए समर में ये कॉटन का क्लॉथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थन पॉट कूल्स वाटर इनसाइड। ओके, जो हमारा ये मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके अंदर अगर हम पानी रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारा घड़ा पानी को ठंडा रखता है। क्यों ठंडा रखता है? अर्थन पॉट कीप वाटर कूल इवन इन हॉट समर डेज। ओके, गर्मी में भी ये पानी को ठंडा रखता है। तो देखते हैं, जैसे ये मिट्टी का घड़ा है। ओके, तो इवेपोरेशन थ्रू होल्स ऑफ पोट, इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, हम अपने मतलब आंखों से नहीं दिख सकता, बहुत माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि जहाँ तक पानी रहता है, ओके, तो वो पोर्स के तरह जो बाहर आते हैं, तो बाहर एटमॉस्फेयर का जो वेपर होता है उसको कूल करता है। तो इसको इसलिए कूल करके वो एटमॉस्फेयर पे उसके एटमॉस्फेयर का जो वेपर है उसको एब्जॉर्ब करता है, ये कूल कर देता है उसको। तो सरफेस एरिया जो इसका सरफेस जो होता है घड़ा का, उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाता है। तभी हम जैसे उससे भी देख के हम पता कर सकते हैं कि घड़ा में पानी कहाँ तक है। जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक उसका जो सरफेस एरिया रहता है वो गीला रहता है, और जब पानी खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जहाँ वो पूरा सूख जाता है। तो वो पोर्स के कारण जो इवेपोरेशन होता है ना, जो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उसमें मटका के सरफेस पे, उसके कारण जो इवेपोरेशन होता है, इस कारण से पानी ठंडा रहता है। बट अगर हम स्टील का ले लेते हैं उसमें तो होल नहीं होता है, तो उसके कारण इवेपोरेशन नहीं हो पाता और पानी गर्म हो जाता है उसमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे मटका में पानी रखे हैं हम।